बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान को आज एक बार फिर से NRO का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा है। NRO के हवाले से आज उन्होंने क्या कहा कि लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप में रहम नहीं है, तो मैं हमेशा यही जवाब देता हूं कि इन लोगों के साथ जिन्होंने मुल्क को लूटा है रहम नहीं किया जा सकता। मैं चाहूँगी सबसे पहले आपको वो शॉर्ट सुनाएं कि आज किन अल्फाज में वज़ीर आज़म ने उस मुल्क की उस अशराफिया को याद किया जिसके हवाले से हमेशा वो ये बयानात देते हैं कि जिन्होंने मुल्क को तबाह किया है, मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। माफ़ कर कर के NRO दे दे कर ही तो इस मुआशरे का और इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। ये वज़ीर आज़म इमरान खान के अल्फाज थे, लेकिन बहुत सारे लोग NRO के हवाले से अभी भी जिक्र करते हैं। अगर NRO नहीं तो तिब्बी NRO कहने पर ज़रूर मजबूर हो गए हैं कि क्या वाकई मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर जिस अंदाज में एक तरफ नवाज शरीफ साहब को देख लीजिए, उनकी कल की बाहर जाने की, लंदन जाने की टिकट कंफर्म है, लेकिन अभी तक नैब की तरफ से जो जवाब सामने आया है, क्योंकि नैब कह चुका है कि हमारा काम नहीं है कि किसी का नाम ECL में डाला जाए या निकाला जाए, ये चाहे तो हुकूमत खुद से फैसला कर सकती है और ये काम हुकूमत का ही है। और ये चौधरी निसार साहब ने कानून बनाया था कि काबीना की मंजूरी के बाद किसी को भी आप ECL से निकाल सकते हैं, किसी का नाम ECL पर डाल सकते हैं। तो उसके बाद नैब के हवाले से क्यों कहा जा रहा है? वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद कहा कि नैब अगर सिफारिश करेगा तो फिर उनका नाम ECL से निकाल दिया जाएगा। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ऑन दी अदर हैंड ये कह चुकी हैं कि आज क्योंकि वज़ीर आज़म साहब को बहुत स्टीरॉइड्स की काफ़ी हेवी डोज जो है वो दी गई है ताकि वो कल ट्रैवल कर सकें, और बार बार स्टीरॉइड्स देना उनके लिए जो है वो मुनासिब नहीं होगा। सो लिहाजा शायद PMLN की तरफ से यही कहा जा रहा है कि कल की जो टिकट कंफर्म है उसी पर उनको ट्रैवल करने दिया जाए। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब भी साथ जा रहे हैं, और आज जरदारी साहब के हवाले से भी यही खबर आ रही है, इत्तलात यही है कि उनको भी पिम से कराची के किसी हॉस्पिटल में जो है वो दाखिल कराया जा सकता है। और साथ ही साथ जो मेडिकल बोर्ड जो नाम सामने आ रहा है कि इनकी सेहत के हवाले से, जरदारी साहब की सेहत के हवाले से बनाएंगे, गालिब इम्कान यही है कि डॉक्टर आसिम हुसैन उस मेडिकल बोर्ड को हेड करेंगे। इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। और क्या नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद जो सियासी मुश्किलात हैं इस हुकूमत के लिए, यानी एक तरफ जो बहुत बड़े धरने की सूरत में हमें नज़र आ रही हैं, क्या उनमें कोई कमी के इम्कानात मौजूद हैं? आज ये सवाल रखेंगे। आई एम जॉइंड बाय अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट्स एंड एनालिस्ट्स विद मी टुडे। हमारे साथ इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद में, महमल सरफराज हमें ज्वाइन कर रही हैं लाहौर से, और मुजाहिद बरेलवी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। आप तीनों को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, बेहद शुक्रिया। भट्टी साहब, कल फिर नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं और नैब की तरफ से जो कहा जा रहा है कि कोई वाज़े मौक़िफ़ नहीं आया, अब कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो ये फ़ैसला कर सकती है, नैब का इख्तियार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज ईद मिलादुन नबी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत, हमारी करोड़ों अरबों जाने कुर्बान उन पर। और मैं पता है, एक मैं ज़ाती तौर पर बताऊँ कि जब मैं मौत का सोचता हूँ कि मैंने मरना है, तो मुझे दो बड़ी खुशियाँ होती हैं मरने के बाद, कि जब मरूँगा तो एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलूँगा, और एक मैं अपनी माँ को देखूँगा, क्योंकि मेरी माँ, मेरा बिलीव है कि वो जब मैं मरूँगा तो मेरी माँ मुझे रिसीव करेगी। तो मुझे एक फ़ील होता है कि ये दो चीज़ें जो है ना, नबी और मैं, कि नबी कैसे थे और नबी कैसे मुस्कुराते थे, कैसे हैं, तो उस नबी पे, और यानी कितने अजीम इन नबी के जिन पे अल्लाह दरूद भेजते हैं, यानी उनकी क्या शान होगी और उनकी क्या, तो पूरे तमाम पाकिस्तान को, सबको ईद मिलादुन नबी मुबारक। यानी नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं। दूसरी बात, वहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं जिनमें जब बाख्तियार मुजरमों को, बड़े मुजरमों को, उनका मफहूम बता रहा हूँ, बड़े मुजरमों को, बाख्तियार लोगों को जुर्म करने पर छोड़ दिया जाता है और गरीबों को धर लिया जाता है। और फिर वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो भी कि अगर फ़ातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। तो दो तरह के मैं तज़ादात से गुज़र रहा हूँ। एक जहाँ हम बैठे हुए हैं ये है रियासत मदीना, जिसमें सानिया साहिवाल के कातिल छूट जाते हैं, जिसमें मॉडल टाउन के कातिलों का कोई पता नहीं, जिसमें बल्दिया फैक्ट्री में जले हुए लोगों को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, और जिसमें मरते हुए कुत्ता वैक्सीन नहीं होती, मरने के बाद एम्बुलेंस नहीं होती, और ये रियासत मदीना है।
दूसरी तरफ बाहर मेरे मौलाना फजल रहमान बैठे हुए हैं जो आज सीरत नबी कॉन्फ्रेंस भी मना रहे हैं। वो एक झूठ की बुनियाद पर आए, यानी मुसलसल झूठ बोल रहे हैं और बड़ी दीदा दलेरी से मौलाना फजल रहमान झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं? कश्मीर बेच दिया गया। क्या झूठ बोल रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम कर लिया किया जा रहा है। क्या झूठ बोल रहे हैं और कमाल दीदा दलेरी से झूठ बोल रहे हैं। और यानी उनकी और वो उनका अपना तर्ज अमल ये है कि शाम को आते हैं, 2 घंटे गुजारते हैं, उसके बाद अपने घर में चले जाते हैं। बड़े वसी और अरीज़ घर है उनका, और अंदर कंटेनर भी इंसारों के लग्जरी होते हैं, लीडरान तो खैर मेरे मुंह से गलती से निकल गया, सियासतदानों के, और घर और बारिशों में, सख्त सर्दियों में वो नीचे पड़े होते हैं। और आप घर चले जाते हैं और उनको उधर रेंट ए क्राउड आपने लिया हुआ है और नबी का नाम लेते हैं और आप उसके बाद चलें ये चीजें तो अब ये हो गया के हवाले से झूठ बोल रहे हैं। अब ये हो गया, कल नवाज शरीफ साहब की जो टिकट कंफर्म हुई भी है तो वो जा रहे हैं, ये नैब क्यों फिर ये कर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हवाएं भर के। अच्छा मैं बोलूँ ना, इंसानी हकूक बीमार है, बीमारी पे सियासत। ओ भाई बीमारी पे सियासत और खुद कर रहे हैं, मुझे नहीं करने देनी, मुझे डरा रहे हैं कि ना कर रही, बात नहीं करनी। भाई मुझे क्या कहा गया था, इमरान खान ने क्या कहा था? पहले इमरान खान के 3, इनको रुलाऊंगा, ठीक, NRO नहीं दूंगा, हुकूमत छोड़ दूंगा, नो मुकमका नो डील, पैसे दे दो, बाहर जाना रिहाई चाहते हो, अच्छा हाँ पैसे दें और जाएं। ये तो और इन्होंने क्या झंडा दिखाया? सिविल सुप्रीमेसी, 70 साल तारीख बदलने का अज़म, वोट को इज्जत दो, पार्ट 2 रिलीज की इन्होंने खात के, इनकलाब, मज़ाहमत, नजरियाती, बाहर नहीं जाना, यहीं इलाज करवाना। अच्छा मर जाऊंगा यहीं इलाज करवाऊंगा, अब है मर जाऊंगा अगर यहाँ इलाज करवाया और बाहर चले गए। अच्छा यानी आप तो खैर वो चले जाएंगे, अब नहीं तो क्यों हाथ धो गई है? सही है, एक सिर्फ नहीं, लेकिन कल का मसला था ना, पर मरियम नवाज साहबा का मसला था, उन्होंने भी पार्ट 2 में चले जाना है, पार्ट 2 में चले जाना है। बरेलवी साहब, इमरान खान साहब जो बार बार कहते थे कि पैसे दें और जाएं, ये चलें, ये सब जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत जो है वो ख़राब है और इसी को बेस बना के इंसानी हमदर्दी की बुनियाद कह लें या कुछ लोग इसको मेडिकल NRO का नाम देते हैं, जो भी इसको नाम दे दिया जाए, वो बाहर चले जाएंगे। ये दरमियान में नैब की तरफ से इस किस्म का मौक़िफ़ क्यों आ रहा है? कल हमने जो सुना कि नैब ने कहा कि कोई वाज़े मौक़िफ़ से गुरेज किया और कहा कि हुकूमत को इख्तियार है, हुकूमत खुद चाहे तो ये काम कर सकती है, और नैब को क्यों पूछना पड़ा वज़ारत दाखिला को? ये काम तो हुकूमत का खुद का है। क्योंकि मेरे भाई इरशाद भट्टी, मैं इनको पढ़ता भी रहता हूँ, बड़ा फॉलो करता हूँ, और जो ज़बान बोलने में और लिखने में इस्तेमाल करते हैं बड़ी तुर्श और यकीनन सच होती है। अब ये नौजवान आदमी है, ये तो इस तरह बोल सकते हैं। अब मैं उम्र के इस पहर में हूं कि मैं जरा मोहतात और जरा गार्डेड लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, इसको कोई मसलहत कोशिश मत कीजिएगा। लेकिन देखिए इमरान खान जिस तरीके से उस वक्त जब 1988 में बेनजीर भुट्टो साहबा पावर में आई थी तो वो NRO करके आई और बाद में हमेशा वो पछताती रही कि उस वक्त भी उन्होंने गलत किया था। जब 98 में अगर याद हो कि याकूब खान को रखा और इसाक खान को लिया, फिर दोबारा NRO करा जो मुशर्रफ साहब को जो मशहूर जमाना जो NRO हुआ। इमरान खान साहब भी दरअसल आए ही पावर में NRO में। अगर खान साहब थोड़ी सी बेसब्री ना दिखाते, अगर बनी गाला के दोस्तों का इतना प्रेशर नहीं होता, देखिए जी उन्होंने क्या करा, उन्होंने यही करा ना, गालिबन अगर मैं हिसाब किताब लगाऊं तो 50 से ज्यादा MNA वही हैं जो नून लीग में रहे, काफ लीग में रहे, मुशर्रफ के साथ रहे। आज जब मैं देखता हूं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तो मुझे कोई PTI का बंदा नहीं आता। फजाता शकीवान, उमर अयूब, खुसरो बख्तियार, फखर इमाम, नाम लेते चले आए, ये लोग बैठे हैं, इनसे कोई इतराज नहीं है। आपने ऑलरेडी एक NRO कर लिया, यानी वो जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे जो पास्ट में जिन्हें आप कहते हैं ये लूटमार करते रहे, करप्शन में मुलव्विस रहे, छोड़ूंगा नहीं, भाई उनके छोड़े हुए बगल बच्चे तो सब आपके साथ बैठे हैं। अब ये ठीक है कि आपने नवाज शरीफ से वो जो बन जाता था एक जाती किस्म का एक इंतकामी जज्बा आपके सामने आ गया था या जरदारी से, वरना NRO तो उसी वक्त हो गया था। फिर आपने चौधरियों से, जिनको आप सबसे बड़ा चोर कहते थे, फिर आपने शेख रशीद को, जिसके बारे में पता नहीं क्या क्या जबान इस्तेमाल करते थे। तो इमरान खान का पावर में आना खुद इस बात का बड़ा NRO था कि आने वाले दिनों में वो जो बेचारे
लाखों की तादाद में मैं देखता था जलसों में नौजवान आते थे, पुरजोश होते थे बच्चे बच्चियां, उनको तो आपने पहले ही मायूस कर दिया। क्या आप समझते हैं कि आपके लिए वो लाखों की तादाद में नौजवान अगर कोई मौका आया इस तरह आएंगे इनकी शक्लें देखकर जिनके मैंने नाम लिए? और मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है, जिम्मेदार खुद इमरान खान है। आज खान साहब खुद जो है इतना यानी पूरे अपनी पार्टी के अंदर, सबसे बढ़कर यह कि मैं जब आखिरी बार मिला था खान साहब से जुलाई 18 में, तो कहते जी मैंने बड़ी मजबूत पार्टी बनाई है, मैंने बड़ी तंजीम और तहरीक की है। आज पार्टी कहां है? पार्टी का सदर वज़ीर आज़म, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल सदर, पार्टी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, पूरी पार्टी जो है हुकूमत में चली गई है, सूबाई पार्टी ही खत्म हो गई है। तो अब जब अगर हजरत मौलाना भले अपनी नशिस्त सीट हार चुके हों, भले उनकी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में नशिस्त हों, लेकिन आप ये देखें ना कि किस तरीके से दंदनाते हुए अब वो वहां पहुंच गए हैं कि शारा दस्तूर से 5 किलोमीटर पर। और इमरान खान जो फप्ती किया करसा करते थे डीजल की, आज उनका हाथ इमरान खान की गर्दन पर आ गया है। और मुझे तो अभी किसी ने इत्तला ये भी दी है कि स्टेट बैंक में कहीं से अभी 2 दिन पहले कोई 50 करोड़ डॉलर भी कहीं से जमा हुए हैं। आप कह रहे हैं मौलाना साहब का, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कुछ मुश्किलात में अहमद सरफराज साहिबा आपसे पूछ लेती हूँ कि आपको लग रहा है कि कुछ सियासी मुश्किलात में कमी आएगी नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद, और सियासी मुश्किलात बनने से उसका मतलब यही है कि जो धरना चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑब्वियसली इसको उस चीज़ से भी जोड़ते हैं कि शायद ये कोई प्रेशर टैक्टिक के तौर पे ना हो, और जब नवाज शरीफ साहब चले जाएं, शहबाज शरीफ साहब उनके साथ जा रहे हैं, तो फिर शायद मामलात यहाँ पर थोड़े से आसान हो जाएंगे इस हुकूमत के लिए और वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए। देखिए सादिया, मुझे ये नहीं समझ आती कि लोग जो मियाँ साहब को बाहर जाने की या इजाज़त देने या ये कि उनकी बेल वगैरह और मरीम नवाज साहबा की बेल, इसको मौलाना के धरने से कुछ लोग जोड़ रहे हैं। तो फिर ये बातें तो हुकूमत को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। या तो उनको अगर अदालत के फैसले उनको अगर ठीक लगते हैं सारे के सारे, तो फिर इसको मौलाना के धरने से मत जोड़े। मौलाना का धरने के अंदर तो आप देखिए नून लीग का जो किरदार है वो काफ़ी एक्चुअली बैकफुट पे था। वो लाहौर से जैसे शुरू होता है उनका किरदार नून का, शुरू में तो उन्होंने कहा कि हम आएंगे, आपको पता है शहबाज शरीफ साहब तो पहले दिन से ही कॉशियस थे, लेकिन मियाँ साहब ने नैब कोर्ट के बाहर जब कहा कि हम लोग भरपूर हिस्सा लेंगे, लेकिन जब लाहौर में वो लोग आए तो पीपल्स पार्टी के कारकुनान ज्यादा थे नून लीग से, मतलब पंजाब के गढ़ में मैं कह रही हूँ जो नून लीग का शहर है। फिर जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब कंटेनर पे पहुंचे वो भी हमें कहानी का पता है। उधर मौलाना उनके साथ खड़े नहीं हुए, नाराजगी का इजहार किया गया एपीसी में भी। उसके बाद नून लीग गायब होगी। नून लीग की अंदरूनी कहानी भी एक आ गई कि शहबाज शरीफ साहब ने तो जो लोग बोल भी रहे थे उधर धरने के अंदर उनको भी बुला लिया वापस। तो मतलब ये नून लीग को जो फायदा हुआ अगर मौलाना की वजह से हुआ है तो फिर पता नहीं किस तरह का फायदा होगा। नून लीग तो साथ उस तरह से नहीं दे रही जिस तरह से उनको उन्होंने वादा किया था या उनको देना चाहिए था, वो तो नहीं है। तो मौलाना का एक है ना पूरी मार्च, उन्हीं का धरना है, उन्हीं की मार्च है। तो मौलाना की जो सियासी जो पीटीआई की सियासी मुश्किलात हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए अल्लाह ना करे, अल्लाह मियाँ साहब को सेहत अता करे। पीटीआई की मुश्किलात तो शुरू हुई थी जब मियाँ साहब की सेहत जो है वो ख़राब होनी शुरू हो गई थी, और जिस तरीके से उनके प्लेटलेट्स काउंट एकदम नीचे गिरे थे और एक क्रिटिकल कंडीशन में आ गए थे, तो उस वक्त पीटीआई वालों के अपने हाथ पांव फूल गए थे। अब तो उनकी कदरन बेहतर है, अभी भी तशवीशनाक है लेकिन कदरन बेहतर है, इसीलिए वो बाहर जाना चाह रहे हैं ताकि उनकी हालत जो है वो ज़रा स्टेबल हो सके। और इसीलिए हुकूमत भी कह रही है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इवेंचुअली इनके बाहर जाने से, अगर ये जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाए। वो अपनी तरफ से मुश्किलात कम करने की कोशिश करे, लेकिन बात यह है कि मुश्किलात उनकी कैसे कम होंगी। इमरान खान साहब ने खुद एनआरओ का रोना डाला हुआ था जिस दिन से वो आए हैं। तो अगर मान लें, हम तो नहीं कहते लेकिन चलें, जो लोग बात कर रहे हैं कि जी नून लीग को फ़ायदा हो गया मौलाना की सियासत से या मौलाना के धरने से, और जो डीलों की बातें कर रहे हैं, तो फिर क्या इमरान खान साहब ने कोई डील ले ली या उन्होंने एनआरओ दे दिया? तो ये तो फिर पीटीआई के लिए अपने लोगों को जवाब देना बड़ा मुश्किल होगा ना इस चीज़ का। तो इसलिए ये पीटीआई के तासुर जो है वो एटलीस्ट ये जरूर बन गया। जी, सिर्फ मैं इसमें यह कहूंगी कि असल में उनकी मुश्किलात का मसला तो है कि अगर उन्होंने इकोनॉमी थोड़ी बेहतर की होती, मईशत बेहतर की होती, इधर हालात बेहतर होते, तो फिर उनको शायद ये प्रॉब्लम्स भी ना होती। प्रॉब्लम्स उन्होंने अपने लिए खुद क्रिएट की हैं, ऑपोजिशन को दीवार से लगाकर, सारी आवाम को भी अपने खिलाफ कर लिया, महंगाई और इसकी वजह से, और ऑपोजिशन भी खिलाफ होगी। तो मुश्किलात तो पीटीआई की अपनी तैयार कर दें, खुद ही गड़े में। अच्छा, मुझे
ये बात दुरुस्त है। मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आके फिर भट्टी साहब की तरफ भी यही नुक्ता लेकर जाएंगे कि ये हुकूमत के लिए जो सियासी मुश्किलात हैं, चाहे वो मियाँ साहब के बाहर जाने के बाद कम हो, मौलाना साहब का धरना ख़त्म हो जाने के बाद कम हो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इनकी मुश्किलात में कमी आएगी वो इनकी अपनी परफॉर्मेंस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। वो कब बेहतर होंगी या उस पर क्यों अभी तक काम नहीं हो पाया। इस्लाहात की बात बहुत ज़्यादा करती थी हुकूमत, उस जानिब कोई सफ़र हमें नज़र नहीं आ रहा। क्या वजह है और कब तक ये चीज़ें होती दिखाई देंगी, इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। इरशाद भट्टी साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान या इस हुकूमत की मुश्किलात में कमी, क्या उनकी अपनी परफॉर्मेंस, क्या उनकी अपनी जो तरीक़ाकार है हुकूमत चलाने का उसमें बेहतरी लाने से, उसमें गुर्बत में कमी करने से, उसमें महंगाई में कमी करने से, उसमें जो उनका अपना नैरेटिव एक रहा है, दावे रहे हैं, चाहे वो घर बनाने के हवाले से हों, रोज़गार देने के हवाले से हों, ये चीज़ें जब करेंगे तो बेहतरी ज़्यादा नहीं आएगी, उनकी मुश्किलात कम नहीं होंगी? घर कौन सा बनाने का कह रहे थे अपना ना? घर बनाने का नहीं, वो जो उन्होंने 50 लाख घर 1 करोड़ नौकरियां। वैसे आज आपने ये मौलाना फजलुर रहमान वाल के झंडे वाला कर लिबास क्यों पहना हुआ? अच्छा, मैंने ये सोच के पहना तो नहीं था, लेकिन चले आपको लग तो नहीं रहा था कि वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने लगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, तो पहली बात तो ये है कि बिलाशुबा यानी शुरू से ही मिस कर गए हम ट्रेन। तब्दीली ट्रेन जो थी ना, वो पहले दिन ही मिस कर गए जब इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे पता नहीं था कि हालात इतने ख़राब हैं। नंबर 1, आप उस मीटिंग में गालिबन थी ना, पहली मीटिंग। नंबर 2, राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं। नंबर 3, होमवर्क सिफर था। नंबर 4, ये हुआ कि ज़बानें नौ गज़ी, आलम चन्ने जैसी ज़बानें और दिमाग दौले शाह के चूहे जैसा, सारों यानी इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह किसी से भी पूछ लें कि जो वाइट हाउस का पिछला हिस्सा कैसा है, जो सारी उम्र जिसने कराची नहीं देखा ना, वो भी आपको घंटा इस पे ब्रीफ कर लेगा। और अगर आप पूछ लें कि आप किस वजारत के वज़ीर हैं, तो 2-3 मिनट वो लगेंगे उसको सोचते हुए कि मैं किस वजारत का वज़ीर हूँ। ये तो अल्लाह के फजल से इनके एक जो पंजाब KP के मरकज़ नाम लिए बगैर इतने नाअहल और नालायक कोई बंदा इकट्ठे नहीं कर सकता जितने मेरे कायदे इनकलाब इमरान खान ने इकट्ठे किए हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं। और वेस्ट अगर इमरान खान साहब एक कर लें, एक सिर्फ कर लें, इन सारे अपने जांबाजों को कहें कि मेहरबानी करें ज़बानें बंद करें। दुखी हैं लोग, रुल गए हैं लोग, महंगाई अब आके कोई IMF ने भी आके तारीफ़ की, डॉलर भी एक जगह पे आके रुका, थोड़ी सी मईशत बेहतर हो जाएगी, एक कारके वाला मामला हमारा हल हुआ, वो रेकोडेक वाला करीब होने जा रहा है, FATF पे 3-4 महीने मिल गए, IMF का वो $1 अरब कर्जे का थोड़ा सा हो गया, तो थोड़ा सा बेहतर हो गया अब जाके। लेकिन नीचे क्या होता है कि धरने के दौरान भी इधर हर चौथे दिन आप उठते हैं, उठ के देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 27,000 बिल आता है, 27,000 बिल में 10,000 बिल है, 17,000 टैक्सेस हैं। अब ये जो टैक्सेस की भरमार, महंगाई, बेरोजगारी, जो 4,000 में चीज लेता था, अब मैं सोच रहा, अब मैं पढ़ रहा था, अगर ये चीजें अगर इसी तरीके से मजीद साल 250 रुपए किलो टमाटर कराची में बिक रहा है। वो लिस्ट आज मैंने देखी है, इससे ज्यादा भी बड़े कुछ हुए। मैं तो सोच रहा हूँ कहीं महमल इस्लामाबाद ना आ जाए, क्योंकि इससे मुझे समोसे खिलाने पड़ेंगे। समोसे के साथ इसे चटनी पसंद है, और चटनी अलहदा लेनी पड़ जाएंगी महमल आपको, चटनी अलहदा लेनी पड़ेगी मुझे 10 रुपए की। तो ये यानी, और बरेलवी साहब तो आएंगे ही नहीं, मुझे पता है, क्योंकि टिकटें महंगी हो गई। नहीं, वो आ सकते हैं, वहाँ टमाटर की कीमत बढ़ गई है, आपने खुद ही तो अभी बताया। मैं बरेलवी साहब को एक वैसे किलो भिजवा सकता हूँ। अच्छा बरेलवी साहब, अच्छा दूसरी बात यानी, लेकिन ये जो एक छोटी सी बात, एक जो डील पे आ गई, ये तो आपने देख ली। इस मुल्क में आप देखें कि इस मुल्क का हाल देखें आप, यानी इस मुल्क में आप किसी भी ये महमल ये सुन के इसके मेरी ये तकरीर सुन के इसके कान पक गए, बल्कि अब इसको भी ज़बानी याद हो गई है। बिलाल को अक्सर सुनाती है खामन को, ये मेरी बात। यानी इस मुल्क में नवाज शरीफ साहब जो क्या हैं, नवाज शरीफ साहब मुजरम हैं, करप्शन पर मुजरम, 3 मरतबा के वजीर आजम जो पकड़े गए, जिनके पास एक गवाह नहीं, एक अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, वो सेपरेट इशू है,
एक गवाह नहीं, कोई मनी ट्रेल नहीं, एक सबूत नहीं, नौ फोरमों पर उनको सुना गया, एक सबूत नहीं, बच्चे मफरूर। अच्छा, इस मुल्क में यानी ये मेरे साथ क्यों मजाक होता है कि ममनून हुसैन बैसियत सदर जाता है अदालती मफरूर हसन हुसैन से जपियाँ मारता है जाके, सदर शायद खगन अब्बासी बैसियत वज़ीर-ए-आज़म जाता है और मफरूरों के घर में बैठ के करता है इसहाक डार और हसन हुसैन। ये नवाज शरीफ मुजरम है इस मुल्क में 72 साल तारीख में, ये फिक्रा सुनिएगा, ये बड़ा हिस्ट्री, 72 साल तारीख में पहला मुजरम है जो बाहर जा रहा है इलाज के लिए, बाहर जा रहा है इलाज। ये मुझे क्यों नहीं सहूलत? ठीक है, बाकी भी पैनाडोल मुझे सरकारी अस्पताल से मिलती है नहीं, मुझे दवा खांसी का सिरप मिलता है नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मिलता, मैं रुल रहा हूं, मैं मर गया हूं। इस चीज के कसूरवार हैं। 72 साल तारीख में पहला आपने कहा मुजरिम जो बाहर इलाज कराने जा रहा है। सब इसके मैं भी शरीक हूं, कसूरवार हैं, आप भी कसूरवार हैं। अगर भाई साहब ने स्टोरी बेची कि मैं वकील नहीं लूंगा, वकील ले लिए, मैं कोई सहूलत नहीं लूंगा, जरदारी साहब जितनी सहूलतें दे दो मुझे। और आखिरी बात, यानी मैं ऑपरेशन नहीं करूँ, ऑपरेशन करवा लिया, उसके बाद क्या, उसके बाद आप प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए हाई कोर्ट चले गए, यानी सारे मेरे जरदारी साहब। अच्छा, ये वैसे मुजाहिद बरेलवी साहब ये मजाक नहीं है इस मुल्क के साथ, ये जो बात करें इसी नुक्ते को आगे बढ़ाते हुए, इन सारों से इसी पे थोड़ा जरा एम्फेसिस जरदारी साहब ज्यादा बीमार थे। जरदारी साहब अभी मैं यही कहने लगी हूँ कि जो मेडिकल एनआरओ की टर्म यूज होना शुरू हो गई है कि जरदारी साहब के हवाले से भी आज हम नाम सुन रहे थे, डॉक्टर आसिम हुसैन की ज़ेरे निगरानी को मेडिकल बोर्ड बन सकता है, उनको पिम्स इस्लामाबाद से लेकर कराची शिफ्ट किया जा सकता है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ऑलरेडी अभी यहाँ इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में अपना ऑपरेशन कराया है, वो भी बीमार हैं। खुर्शीद शाह साहब वो बीमार हैं, शहबाज शरीफ साहब उनकी कमर में तकलीफ़ है, नवाज शरीफ साहब वैसे ही बाहर जा रहे हैं। तो ये मेडिकल एनआरओ फिर सारे बाकी भी बहुत सारे मुजरिम जो जेलों में मौजूद हैं इससे ज़्यादा बीमार होंगे, फिर सबको बाहर भेज दें, सबको बाहर निकाल दें इलाज। जो भट्टी साहब ये कह रहे थे कि ये लोग जो हैं ये जो दौलत और पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि इन्हें कितनी दौलत चाहिए। ये क्या बात है, अभी जेल में जाते नहीं है कि बीमारी, ये कोई पहली बात तो नहीं करा। 1999 में भी मियां नवाज शरीफ ने एनआरओ किया था, और यहाँ लाखों लोग जो है एड़ियां रगड़ के इन सरकारी अस्पतालों में मर रहे हैं, उन्हें प्रॉपर इलाज नहीं। अरे जनाब, यानी वो डेंगू से मर रहे हैं, मच्छर कांटे से वो मर रहे हैं, कुत्ते के कांटे से मर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। और अफसोस ये कि इमरान खान की हुकूमत जो पहली बार पावर आए, देखिए नहीं, हमें नवाज शरीफ से और जरदारी से इसलिए कोई शिकायत नहीं है कि जो उनका तबपाती किरदार था, जो उनका सियासी किरदार था, भुट्टो की पार्टी खत्म कर चुके हैं, शरीफों का जो हाल मुस्तकबिल सब एक जैसा था, इनसे उम्मीद नहीं थी। 22 साल से खान साहब से हम जैसे लोगों ने उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी कि तब्दीली आएगी, और मैंने एक एनआरओ को तो जिक्र आपसे पहले किया। दूसरे, ये जो महंगाई का बात कर रहे थे, मुझे याद है कि शायर आवाम हबीब जालिब ने जब आटा 20 रुपए का हुआ था अयूब खान के दौर में, तो लिखा था 20 रुपया मन आटा, उस पर भी है सन्नाटा। तो जब अयूब खान इख्तिदार से महरूम हो गए तो कहने लगे वो उस शायर आवाम को बुलाओ ना, अब जो महंगाई इतनी हो गई है। मेरे बारे में लिखता था 340 रुपए किलो टमाटर हो गया है सादिया बीबी, यानी आप घर में अपने खाना खुद पकाती हैं, किचन नहीं मैनेज करती हैं, जब टमाटर 350 आज। और पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार ने फ्रंट पेज स्टोरी दी है, अगर उन्हें तब्दील करनी चाहिए थी अगर ये खबर गलत है कि जब टमाटर 340 रुपए किलो हो तो बाकी चीजों का अंदाज लगाएं कि ये महंगाई का आलम है, तो एक आम आदमी में क्या गुजर रही है। और खान साहब और इनकी मुशीर वजीर इन लोगों की खुशनुदियों में लगे। अरे भाई, तुम्हें बाजारों में जाना चाहिए, मार्केट में चाहिए, तुमने बिजनेसमैनों को, ताजरों को, सनतकारों को, एक साहब है इन्होंने लंबी लंबी मूछें रखी हुई हैं, चले भट्टी साहब और मैं तो कर रहे हैं, सैकड़ों कैमरामैन, सैकड़ों जो है वो हमारे रिपोर्टर बेचारे 4-4 माह से तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, स्कूलों से बच्चों को दाखिला घटा दिया है, किराए के मकानों की जगह घरों में मुंतकिल हो गए। किसकी वजह से? वो कहते हैं जब कारोबार ही नहीं हो रहा तो इश्तहार कहां से थे? इश्तहार नहीं होगा तो मालिकान हम पर मलबा गिराते, चाहे मालिकान का अच्छा, ये बड़ी अहम बात है। और महमल, आप मैं आपके मालिकान के बारे में नहीं मीडिया के हालात देख रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सॉरी टू से ये भी जो है मीडिया के मालिकान ने मलबा भी आम लोग वर्कर्स पे गिराया। 10,000 वर्कर मैं कम से कम समझता हूं, हमने बड़ी ट्रेड यूनियन की एक जमाने में बड़ा शोर शराबा करते थे। आपने टमाटर का भी जिक्र किया, ये एक आम आदमी घर पे जो किचन चलाने का काम है। महमल, मुझे किस चीज पे बताएं कि अगर ये पहले आप और महमल हैं इलीट क्लास की, तबका अशराफिया की दोनों खवातीन, मैं और बरेलवी साहब हैं गरीब लोग, आम आदमी, ये तो मुझे नहीं पता था। ये हम वर्कर लोग हैं दोनों, और बरेलवी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये आप लोग जो 2% हैं, इनकी वजह से हम मारे गए। हम तो सैलरीड क्लास हैं भाई,
हम तो सैलरीड क्लास उसके हैं। माल्टों के बागात हैं ये पिछली मरतबा 1.5 करोड़ के माल्टे चले उसने अब गिफ्ट मैं किए। हम तो नवाज शरीफ साहब की दौलत पे बात करते थे, मसला ये हो यहाँ पे गया तो है। आपकी जायदादों पे बात शुरू हो गई है। नहीं, असल में मैंने पिछले साल भट्टी साहब को माल्टो की पेटियां नहीं भेजी, इन्होंने ऑन एयर मुझे इतना उसके ऊपर मतलब वो किया है, मैं क्या कह सकती हूँ, बहुत एक्सपोज किया है उस चीज के ऊपर। इस बार आपको मिल जाएंगी भट्टी साहब, डोंट वरी। अच्छा, अब देखिए जो आप बात कर रही थी ना हाँ, सादिया, इस दफा भिजवा दीजिएगा बिल्कुल। जी तो मैं सादिया ये कह रही थी कि देखिए जो आपने महंगाई की बात की, आपने बरेली साहब ने जो है वो मीडिया इंडस्ट्री की बात की, ये सारी इंडस्ट्री का इस वक्त ये हाल है। मैं आपको बताऊं कि अगर लोग जिस तरह से नौकरियों की इस वक्त तलाश कर रहे हैं, वो घर के काम हो, ड्राइवर्स हों, मेड्स हों, दूसरे लोग हों, बहुत डाउन साइजिंग हर इंडस्ट्री के अंदर है। मीडिया के अंदर तो खैर बेतहाशा हुई ना, मीडिया के तो और भी बहुत ज़्यादा इश्यूज हो गए कि सैलरीज लेट हैं, सब कुछ है, डाउन साइजिंग तो एक अलहदा बात है। लेकिन बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बंद हो रही है। मैं खुद, मेरा ताल्लुक पीछे से फैसलाबाद से है, तो फैसलाबाद के अंदर मुझे मेरे दोस्त कई बताते हैं कि छोटे यूनिट जो है हमें बंद करने पड़े हैं, या जहाँ पे 2 शिफ्टें थी 1 शिफ्ट कर दी है, या 3 शिफ्टें थी तो 2 कर दी हैं। मतलब इस तरह की जो चीज़ें ना, ये तो इफेक्ट कर रही है। ओवरऑल एक एटमॉस्फेयर इस तरह का बन गया कि एक कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ना इन्वेस्टर का ना बिजनेसमैन का। इस बार आप देख लीजिएगा कि ये बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जब एड्स यानी मार्केटिंग बजट स्लैश हुए हैं ना, खाली मीडिया की बात नहीं, उससे और भी इंडस्ट्रीज बहुत इफेक्ट होती हैं। तो ये तो मतलब जो मल्टीनेशनल्स हैं इवन उन्होंने अपने बजट स्लैश किए हैं, तो आप उससे अंदाजा लगा लें। लोकल इंडस्ट्री तो दूर की बात है। और ये जो भट्टी साहब ये कह रहे हैं जी खाली ये अशराफिया की वजह से, देखिए भट्टी साहब बात ये है कि मिसमैनेजमेंट की वजह से भी है। अगर आप ठीक है, अशराफिया के अपने मसाइल जरूर होंगे, लेकिन अशराफिया तो पिछले 70-72 साल भी थी ना। बात यह है कि पहले कुछ मैनेज तो हो रहा था ना, इकोनॉमी कुछ ना कुछ चल तो रही थी ना बदतरीज। ये मसला इन्होंने तो आते ही, एक तो जैसे आप लोगों ने खुद ही, भट्टी साहब ने तो पहले शुरू में ही कह दिया कि होमवर्क नहीं किया, फिर आके पोर्टफोलियो बदल दिया, फिर एक ऐसा वजीर खजाना लगाया जिनका इन लोगों से तो कोई ताल्लुक नहीं था, फिर एक डॉलर भी फ्री फॉल में हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हुई। इनसे मैनेज अभी तक नहीं हो पा रहा। और जो इनके गुजरे वाकई वो जिस किस्म की बातें कर रहे होते हैं, उससे तो लग रहा होता है कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल में उनको लोगों के घरों में जाकर एक बार या अपने मुलाजमों से ही बात कर लेनी चाहिए, या अपने ऑफिस के अंदर ही अपने लोगों से बात करके पूछे कि किस तरीके से लोग गुजारा कर रहे हैं और क्या हो रहा है। बिल्कुल सही नहीं, और फिर उन्हीं लोगों को आप अपनी टीम में शामिल कर लें जिनको आप चोर डाकू, और या फिर चोर डाकुओं के सपोर्टर्स एटलीस्ट ज़रूर कहा करते थे, जो उनको चोरी के नए नए तरीके बताया करते थे, जिनको आप लोटे करार दिया करते थे। लेकिन वही लोग अब आपकी टीम में, और आप उन्हीं से वही एक्सपेक्ट करें। लेकिन एक्सपेक्टेशन में फ़र्क सिर्फ इतना हो कि इस बार आपको लगे कि बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मौलाना साहब के धरने पे शुरू में थोड़ी सी बात हुई थी, अब ज़रा थोड़ी मज़ीद बात करते हैं कि अब उनकी तरफ से जो प्लान बी और प्लान सी जिसके हवाले से खबरें आ रही हैं वो वाकई इम्प्लीमेंट होता नजर आएगा। बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अच्छा, ये जो भी हम धरने के हवाले से शाद भट्टी साहब बात कर रहे थे, ये मौलाना साहब का प्लान बी, जिस तरीके से रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं और ख़बरें आ रही हैं कि ये शाहराहें बंद करने का कोई प्लान था जिसमें पीपल्स पार्टी ऑफ PMLN जो है वो पीछे हट गए, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब ये उस जानिब वाकई जाएंगे? हासिल क्या हुआ अभी तक? हाय, पहली बात तो ये है कि मौलाना साहब को अल्लाह के फजल से अब इलामा इकबाल और कायदे आज़म की भी याद आ गई है। ये धरने के मैं 3-4 छोटी-छोटी बातें पहले बता जो अच्छी हुई हैं चीज़ें। हाँ, नहीं अच्छी भी बुरी भी। पहली बात तो ये कि उनको कायदे आज़म और इलामा इकबाल की याद आ रही। इकबाल डे का उस दिन वो तज़किरा कर रहे थे जी, और करतारपुर और इकबाल डे, और वो मरगूबा सा बना के ना वो झूठ का आड़ में वो फेंक रहे थे। दूसरी बात यह है कि मौलाना के इस धरने ने एक्सपोज कर दिया हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी की रोशन ख्याली को, असफंदियार वली को और महमूद खान अचकज़ई को। ये लोग थे लेफ्टिस्ट, सारी उम्र इनकी सियासत, आदर्श, असूल, नज़रियात जो हम सुनते आए कि खड़े हुए लोग वो पीछे वो भी कंटेनर पर चढ़े हुए थे इक़्तिदार की खातर। और जब वो
जो मैमल को बुरा लगता है और मुझे अच्छा लगता है कि जब वो मज़हब कार्ड इस्तेमाल कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान, और जब वो कह रहे थे कि वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार करें, उस वक़्त बिलावल साहब पीछे खड़े होकर मुस्करा रहे थे। तो ये दूसरी बात। पहले कैद आज़म इल्लामा इकबाल की याद आ गई, उनको मिल गई महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के बाद इनको ऑपोजिशन पार्टीज तीसरी बात, हाँ तीसरी बात ये हो गई कि उन्होंने कुछ चंद एक बातें, देखिए मैं दो बातों के सख्त खिलाफ। मौलाना साहब ने 3-4 बड़ी बुरी बातें की जिसकी पीपल्स पार्टी ने भी मजम्मत नहीं की और इन्होंने भी नहीं। एक क्या कि उन्होंने कहा वज़ीर आज़म को गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा क्या, इससे पहले उन्होंने कहा था कि जब धान लीग मैं 14 अगस्त नहीं मनाऊंगा। मैं सोच नहीं सकता, अगर मैं थोड़ा सा मुतामिल नहीं हो सकता इस चीज का तो फारिग कर दें। अगर मैं हार्ड लाइनर होता, अगर आप उसको भी बुरा कहते हैं तो ये मौलाना साहब को भी बुरा है फिर ये। और दूसरी बात है, दुनिया इमरान खान से ब्यूरोक्रेसी और ये सारी इमरान खान के ऑर्डर्स ना माने, वज़ीर आज़म को गिरफ्तार कर सकता हूँ। ये वो चीज़ें हैं जिस पे मुझे दुख होता है कि मौलाना साहब अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो फिर आप इधर लेने क्या बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हुए हैं? यानी आपका, और आप जब कौमी असम्बली हल बर्दारी वाला वो शिक चेंज करती है या गलती होती है कौमी असम्बली, उस वक्त आप कश्मीर कमेटी के चेयरमैन होते हैं, उस वक्त आप नहीं बोलते। जब अजीत डोल और नरेंद्र मोदी घर आते हैं, सज्जन जनरल को लेकर नवाज शरीफ मरी जाते हैं, उस वक्त आप नहीं बोलते, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन होते हैं, उस वक्त क्यों नहीं बोलते? 2008, 2013, 2018 हर मरतबा धांधली करती है। अब क्यों लेके आए हैं आप ये मार्च? इस वजह से कि आपको इमरान खान का शक्ल पसंद नहीं, इस वजह से कि इमरान खान ने भी अल्हम्दुलिल्लाह आग पे इतनी तेल डाला है और ये आपकी जाती लड़ाई है। तो बात ये तो जाती लड़ाई तो हो गई ना, वो एक तरफ से यहूदी एजेंट की बात होती है, दूसरी तरफ से डीजल कहा जाता है। हक में हूं कि उनसे इंगेज करें, मुज़ाकरात करें, लेकिन मुज़ाकरात तो भी बंद हो गए। लेकिन अगर मौलाना साहब को अगर एक मरतबा, एक मेरी ख्वाहिश है कि मौलाना साहब को बैठे रहने दें, डी चौक पे होते हैं आने दें, पूरे सड़कें बंद करते हैं करने दें, कब्जा करते हैं इमारतों पे करने दें, ठंड पैदा कर दें, वरना हर चौथे दिन एक बंदा उठेगा। नवाज शरीफ साहब बाहर क्यों जा रहे हैं? पीछे जत्था है, पार्टी है। जरदारी बिलावल साहब क्यों करते हैं? वो कुत्ता वैक्सीन की बात नहीं करते, एम्बुलेंस की बात नहीं करते, लड़काना एड्स ज़्यादा बात नहीं करते, कराची की बात नहीं। जरदारी साहब अल्लाह सेहत दे, ठीक है। मौलाना साहब क्यों बैठे? पीछे जत्था है। तो ये जत्थों की बुनियाद पे। अच्छा महमल, आप समझती हैं कि ये उनको जो करना है, प्लान बी के बाद प्लान सी या जो कुछ भी वो चाह रहे हैं, या प्लान डी, व्हाटएवर, उनको करने दिया जाए, या इमरान खान साहब पॉलिटिकल एंगेजमेंट? हम तो पहले हमारा गिला ये था कि काफ़ी देर कर दी एंगेज करते करते अपोजिशन पार्टीज़ को, और ख़ुसूसी तौर पे मौलाना साहब को इस धरने के टाइम पे। लेकिन जब वो एंगेजमेंट शुरू हुई भी तो उसके बाद हम उसका अंजाम देख रहे हैं। दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हम टाइम पास आपके साथ कर रहे थे, दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि अगर आप टाइम पास कर रहे थे तो हम भी टाइम पास कर रहे थे। इसके बाद आपको लग रहा है कि कोई जल्दी मुस्तकबिल के अंदर कोई मुज़ाकरात का दौर शुरू हो सकता है फिर से? देखिए सादिया, वैसे तो प्रोटेस्ट एक जमहूरी हक है, लेकिन जिस तरीके की प्रोटेस्ट मौलाना कर रहे हैं, जो एक धरना है, मैं तो धरने की सियासत के वैसे ही सख्त खिलाफ हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, हुकूमतें धरनों पे नहीं गिराई जाती। वज़ीर आज़म धरनों के लिए रिज़ाइन, मतलब उनकी वजह से अगर मुस्तफ़ा होना शुरू हो जाए, ये एक ट्रेंड अगर खुदा न खास्ता एक अनफॉर्चुनेट ट्रेंड स्टार्ट हो जाए, तो ये कोई अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है। फिर कल को लोग 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोग ले आएंगे, तो क्या हर हुकूमत ऐसे तब्दील होगी? ऐसे तो नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि इमरान खान साहब और मौलाना की जो आपस की लड़ाई है, ये बहुत एक पर्सनल है, क्योंकि जिस किस्म के पर्सनल अटैक्स इमरान खान साहब, इवन ये जब स्टार्ट हो गई थी आज़ादी मार्च, उसके बाद भी, हालांकि उनकी एक तरफ हुकूमत की निगोशिएटिंग टीम जाती थी, जाके बातचीत करती थी, दूसरी तरफ वो खड़े होकर कहते थे डीजल, करप्शन, ये तो वो, ये वाली बातें जब वो कर रहे होते हैं ना इस तरह की, तो फिर जाहिर बात है वो अगले बंदे को भी प्रोवोक करने की बात होती है। इस वक्त होते हैं कि ठंडे दिमाग से बैठकर, क्योंकि आप हुकूमत में हैं, आप इस वक्त अपोजिशन में नहीं है, आप कंटेनर पे नहीं है, आप इस वक्त हुकूमत में हैं, आप चाहते हैं कि ये मामला रफा दफा हो, जो भी इनकी डिमांड्स हैं, अगर कोई फेस सेविंग इनको दे सकते हैं या हमें कुछ मिल जाए, क्योंकि पैनिक तो गवर्नमेंट के अंदर भी है ना, उनको भी लग रहा है कि ये क्यों आकर बैठे हुए और उठ ही नहीं रहे, और लोग तो बहुत ज़्यादा है, 2014 के धरने से तो कहीं ज़्यादा लोग हैं। तो आराम से बैठ के इस मामले को इसकी बातचीत होनी चाहिए। चौधरी बरादरान भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मौलाना तो लग ऐसे रहा है कि बट महमल, पहले शुरू में मौलाना साहब की दूसरी तीसरी तकरीर के अंदर जो थोड़ा सॉफ्ट लहजा आया था, उसमें वापस एक एग्रेशन आना शुरू हो गया है। उसकी वजह क्या है? वजह ये थी कि मुस्लिम लीग नून छोड़ गई, पीपल्स पार्टी छोड़ गई, और मौलाना साहब अकेले रह गए, बंद गली में आ गए,
और हुकूमत ने ईजी लेना शुरू किया, वजीरों से बयान देने शुरू किए, मौलाना उठ रहे हैं, मौलाना उठ रहे हैं। अच्छा। तो अच्छा एक और ये मैसेज आया, लोग कहते हैं कि हालांकि भट्टी साहब ईजी लेना नहीं चाहिए था, रहे हैं, खुदकुशियां करने के करीब पहुंच गए हैं। हाँ, हम खुदकुशियां कर रहे हैं। कल हम एहतजाज कर रहे हैं, हमें नौकरियों से निकाला जा रहा है पीटीवी में। इमरान खान के दौर में पीटीवी में नौकरियों से निकाला जा रहा है। हम बड़े मजबूर हैं, घर की बच्चों की फीसें नहीं दे पा रहे, और हमारा भी कोई बात अच्छा हुआ आपने बात कर दी। मैसेज महमल, आप क्या कह रही थी कि ये क्यों एग्रेशन नजर आ रहा है, ये टोन उनकी सख्त क्यों होती चली जा रही है? नहीं, मैं बात वही कर रही हूँ कि देखिए, जिस तरह भट्टी साहब ने भी कि बाकी ऑपोजिशन की जो बाकी दो जमातें, मेन जमातें हैं, वो तो साइड पे होगी, और ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत डेंजरस है। और हमने देखा कि ये पिछली हुकूमत में टीएलपी के धरने के बाद क्या हुआ, इसने इकबाल साहब पे कातलाना हमला हुआ इस वजह से। भट्टी साहब बिल्कुल सही है, ये नहीं, महमल उस वक्त जो खड़े हुए थे, ख्वाजा आसिफ के मुंह पे स्याही फेंकी गई, नवाज शरीफ को जूता मारा गया, एहसन इकबाल साहब को गोली लगी, जायद अहमद घर से निकलना मुश्किल हो गया, वुज़रा के घरों पे हमले हो गए, और मुस्लिम लीग नून अनफॉर्चुनेटली फिर भी साथ सेल्फियां ले रहे थे, वहां खड़े होके सेल्फियां ले रहे थे खड़े होकर क्राउड की, और वारी वारी जा रहे थे मौलाना साहब पे। सही बात है। तो बात यह है कि मेरी तो बात है कि चौधरी बरादरान, वैसे तो वो हमारा रऊफ कलासरा कहता होता है कि वो जो अकबर बुगटी और चौधरी बराद ने मुज़ाकरात किए, वो मारे गए। लाल मस्जिद और चौधरी बराद ऑपरेशन हो गया। परवेज़ मुशर्रफ और इफ्तिखार चौधरी झगड़ा, और चौधरी बरादरान ने, बल्कि चौधरी शुजात इफ्तिखार चौधरी के ड्राइंग रूम में बैठ कर मुज़ाकरात कर रहे थे, बाहर से उनकी मर्सिडीज उठाई जा रही थी, तो उन्होंने कहा चोर साहब उनकी करना जी। तो अल्लाह करे पहला चौधरी बरादरान इधर ब्रेक थ्रू कर लें, वो करीब पहुंचे हुए थे, फिर वुज़रा को करीब, प्लीज वुज़रा बयानबाजी बंद कर दें। इरशाद भट्टी साहब, महमल सरफराज साहिबा और मुजाहिद बरेलवी साहब, तीनों की तशरीफ आवरी का बेहद शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।